जाएगा। तो आइए अवध के संबंध में जानकारी देखते हैं कुछ। तो अवध आप जानते हैं जो मुगल सल्तनत में एक था मोहम्मद शाह नाम करके शासक ना, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी ने सैयद बंधुओं की हत्या कराई थी। ठीक, तो जब सैयद बंधुओं की हत्या कराई थी, इसी के समय में बंगाल, अवध आदि करके कुछ क्षेत्र उदित हुए थे, जिसमें से अवध है। अवध का संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाता है। अवध का संस्थापक है सआदत खां। कौन? सआदत खां। यह सआदत खां जब इसको मोहम्मद शाह रंगीला इसको सूबेदार बनाता है अवध का, उस समय इसे उपाधि देता है। वह उपाधि है बुरहान उल मुल्क। यह उपाधि देता है। ठीक है, जो इसी के नेतृत्व में अवध स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र कहे तो राजा की बात तो ना मानना ही स्वतंत्र है। सोच पा रहे हैं? जैसे आप घर में हैं, घर में आप मुखिया की बात ना माने, स्वयं काम के लिए समझो स्वतंत्र है, वही उसी प्रकार से ये सआदत खां की अपनी इच्छाएं आगे बढ़ने लगती हैं और बढ़ते बढ़ते ये सोचता है चलो हम दिल्ली को कब्जा करते हैं, अर्थात दिल्ली का राजा बनते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दिल्ली के सम्राट बनते हैं। उसके लिए ये उसी समय ईरान में एक व्यक्ति, उसका नाम नादिर शाह, जिसे हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं। याद रखेंगे, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन इसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है ना। और कश्मीर का नेपोलियन ललितादित्य मुक्तापीड़ कहा जाता है। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ को आप याद रखेंगे। तो नादिर शाह को बुलाते हैं सआदत खां, इस प्रकार से बुलाते हैं, कहते हैं कि आप आइए और आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 20 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो नादिर शाह दौड़ता हुआ चला आता है। कहाँ है 20 करोड़? समझ पा रहे हैं? जैसे एक मूवी में कुछ देखते हैं ना, उसी तरह 20 करोड़ कहाँ है? जब 20 करोड़ के लिए आ जाता है भारत में, तो उस समय आपका दिल्ली सल्तनत पर बैठा है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। उसके समय खबर जाती भैया आक्रमणकारी एक थे ईरान से दौड़ता हुआ आ रहा, जिसका नाम नादिर शाह है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा कि आप जानते हो, हरमदर्द जैसा कि आप जानते हैं वह हरमदर्द में व्यस्त रहता है। तो वह सआदत खां को अपने यहाँ बुलाता है ना। लेकिन जरा आप सोच सकते हैं, अगर आप किसी गद्दार को आप बुलाइए और उसके बाद अपने मालिक के खिलाफ, और आपका मालिक भी आपको बुला ले, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप क्या करेंगे? सोच पा रहे ना? पोल खुल जाएगी। तो मरना तो ऐसे भी है, क्योंकि दो साथ आपने धोखा करेंगे। सोच पा रहे? इसलिए जब नादिर शाह आ जाता है सआदत खां के यहाँ, तो इनसे कहता भैया 20 करोड़ रुपए कहाँ हैं? तब अब करें तो क्या करें? इनको समझ नहीं आता कि हम मोहम्मद शाह रंगीला के साथ दें या नादिर शाह के साथ दें। सोच पा रहे ना? ऐसी स्थिति में ये अपने निर्णय तक पहुंचते हैं कि एक जहर को पी करके ये अपने प्राण त्याग देते हैं, अर्थात प्राणों को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार देखा जाए सआदत खां ने आत्महत्या कर ली 1739 में। समझ पा रहे ना? फिर जब नादिर शाह को पता चलेगी तो कायर मर गया, तो अब यह बढ़ता है आगे दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर, और दिल्ली की ओर जब बढ़ता है तो आगे दिल्ली में इसका युद्ध होता है, इससे मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ से, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। जिसमें से मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ से तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, उठा लिया जाता है। इसमें कोई हीरा भी लगा है ना। ये पूरी तरह से दिल्ली को लूट लेता है, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो अवध का संस्थापक कौन होगा? सआदत खां। कोई समस्या? ठीक है। अगला शासक होता है सफदर जंग। कौन? सफदर जंग। ये सफदर जंग कौन है? तो सफदर जंग की एक दूसरा नाम है, या फिर इसका दूसरा नाम है अबुल मंसूर खां। क्या नाम है? अबुल मंसूर खां। अच्छा, ये है कौन? तो ये सआदत खां का भतीजा है और दामाद है। समझ पा रहे हैं? अर्थात उनके भाई का लड़का है और दामाद भी है। समझ पा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं सब। तो ये अगला
इसके समय यह इंपॉर्टेंट पेपर में याद रखना है कि लखनवी तहजीब प्रथा किसके समय विकसित हुई। तो लखनवी तहजीब प्रथा यह विकसित होती है आपका सफदरजंग के यहाँ। किसके समय में? सफदरजंग के समय में। अभी इसको न जानो, आगे जानेंगे। ठीक, सफदरजंग के यहाँ लखनवी तहजीब प्रथा विकसित होती है। ठीक, आगे देखेंगे। मोहम्मद शाह ने इसे वजीर का पद दिया था 1748 में। ठीक है, जब वजीर का पद दिया तो उसके बाद यह नवाब वजीर कहलाया। क्या कहलाया? नवाब वजीर। ये आपकी लिए जरूरत का नहीं है। इसी के समय में अर्थात सफदरजंग को ही इलाहाबाद प्राप्त हुआ था, यानी मोहम्मद शाह ने इसे इलाहाबाद दे दिया, कहा चलो ले जाओ तुम इलाहाबाद की है ना, रियासत इलाहाबाद को दे दिया, कहा इस पे राजस्व वसूलो, सारे काम करो, काम खत्म। ये इसकी 1754 में मृत्यु हो गई। तो आपको अभी तक क्या याद रखना है? इतना याद रखना है कि अवध का संस्थापक कौन है? आंसर आपका होगा साहब खान। कोई समस्या? इसका दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क। कोई समस्या? बस काम खत्म। अगर मान लो कभी पूछे नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, आंसर आपका होगा सादत खान। ठीक है, जैसा इसकी उम्मीद नहीं है। बस इतना याद रखना, अवध का संस्थापक कौन? सादत खान। लग जाएगा? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर सफदरजंग है, कोई विशेष बात नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे राजा बनता है शुजाउद्दौला। कौन? शुजाउद्दौला। यह शुजाउद्दौला कौन है? सफदरजंग का पुत्र है। किसका? सफदरजंग का पुत्र है। यह 1754 से 75 तक राजा रहता है। इसके समय का महत्वपूर्ण समय काम है। सम्राट दिल्ली का सम्राट है, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को इसने अपने यहाँ शरण दी थी, अर्थात शाह आलम द्वितीय फंस जाते हैं, फंस करके भाग करके कहाँ आते हैं? शुजाउद्दौला के यहाँ। शुजाउद्दौला इनको बचाता है। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात छुपने की जगह देता है। शरण कहे तो छुपने की जगह है। इसी शाह आलम द्वितीय को हम अली गौहर कहते हैं। क्या कहते हैं? अली गौहर। अली गौहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जरा आप सोचेंगे, आपको अगर राजा बना दिए गए और राजा बन करके आप अपने सिंहासन की रक्षा न करने पाए, केवल राज मुकुट रख करके दौड़ते रहो, समझ पा रहे हैं? क्या अच्छा लगेगा? विरोधाभास लगेगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कभी राज मुकुट का बादशाह किसे कहा जाता है, तो आंसर आपको याद होगा। क्या नाम है? शाह आलम द्वितीय। किसको? शाह आलम द्वितीय को राज मुकुट वाला बादशाह कहा जाता है। जैसा कि मराठा साम्राज्य में हमने पढ़ा था, भगेड़ू छत्रपति कौन था? तो आंसर होगा राजा राम, है ना, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। उसी तरह यहाँ पर ये सिंहासन छोड़ करके इसको भागना पड़ा, और उसे हम कहेंगे राज मुकुट वाला बादशाह। कोई समस्या? लग जाएगा? तो शुजाउद्दौला ने किसको बचाया? आंसर आपका होगा शाह आलम द्वितीय को, है कि नहीं? शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम अली गौहर। क्या आप बता सकते हैं अली गुरशास्त्र किसका नाम, मूल नाम? अली गुरशास्त्र किसका, किस दिल्ली सल्तनत के शासक का मूल नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशास्त्र। पढ़े ना? ध्यान दीजिए। तो बिना अर्थात राज मुकुट वाला बादशाह किसे कहते हैं? आंसर आपका होगा शाह आलम द्वितीय। हो जाएगा? आगे बढ़े। ये शाह जो है शुजाउद्दौला 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग किया था। अहमद शाह अब्दाली कौन है? आप जानते हैं। किसके साथ आया था? नादिर शाह के साथ आया था ना? ठीक है, जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं। और 1764 में बक्सर के युद्ध में इसने भाग लिया था। अच्छा, अभी बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये और अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, कोई समस्या? ये हो गए जिसमें मीर कासिम का सहयोग किया था। अच्छा, आगे आसफुद्दौला। आसफुद्दौला इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की? उसका आंसर होगा आसफुद्दौला। कौन? आसफुद्दौला। पहले अवध की राजधानी होती है फैजाबाद। कौन? फैजाबाद। लेकिन फैजाबाद से राजधानी ट्रांसफर कर दी जाती है कहां पर? लखनऊ। यह काम कौन करता है? जैसा कि आप जानते हैं आसफुद्दौला, है कि नहीं? लग जाएगा?
क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में अवध अर्थात उत्तर प्रदेश के नाम जाना जाता है, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसके पहले कौन सी थी? इलाहाबाद थी। ठीक ठीक है। तो अवध की राजधानी पहले क्या थी? फैजाबाद। और फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की? उसका आंसर होगा आसफुद्दौला। कौन? आसफुद्दौला। ठीक है। लखनऊ में इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया? आंसर होगा आपका आसफुद्दौला। ठीक। इमाम बाड़े दो हैं, एक बड़ा इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा है। तो बड़ा इमाम बाड़ा को बनवाया था आसफुद्दौला ने और छोटे इमाम बाड़े को बनवाया था मोहम्मद अली शाह। ये आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सीधे एक सवाल पूछा जाता है इमाम बाड़ा कहाँ है? आंसर होगा लखनऊ। ठीक। इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया? आंसर होगा आपका आसफुद्दौला। कौन? आसफुद्दौला। ये दो प्रश्न आपसे बनते हैं, कोई समस्या? ठीक है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने बनाया? आंसर आपका होगा आसफुद्दौला। कोई समस्या? बस इतना का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना लग जाएगा। कोई समस्या नहीं। आगे देखेंगे आसफुद्दौला। आसफुद्दौला, आसफुद्दौला की तो हमने क्या सीखा कि आसफुद्दौला के समय में ही जो हमारी अवध है, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की जाती है। इसमें कोई समस्या किसी को? यही जो है यानी आसफुद्दौला ही, इसी ने इमाम बाड़े का निर्माण कराया। कोई समस्या? आगे देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा आप सोच सकते हैं, आसफुद्दौला ने फैजाबाद की राजधानी ने फैजाबाद को स्थानांतरित करके अपनी राजधानी यानी अवध की राजधानी आप बनाया लखनऊ, तो इसमें एक संधि हुई थी जिसे हम फैजाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल तो यह है, फैजाबाद की संधि कब हुई? आंसर आपको यह होगा 1775। कब हुई? 1775। 1775 में जो है आपके फैजाबाद की संधि हुई थी। किसकी? फैजाबाद की संधि कब हुई? तो 1775। कोई समस्या? आप इसे याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसमें कहा गया कि जो अवध है, अवध की बेगम, अवध की जितनी बेगमें, बेगम जानते हो नवाब की पत्नी, ठीक है, अवध की जितनी बेगम हैं, इन बेगमों की जो संपत्ति होगी, इस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली। किसने? अंग्रेजों ने इस फैजाबाद की संधि में कहा कि हम आपके यहाँ जो बेगम है, बेगम मतलब जो पहनने वाला वस्त्र होता है, होता ना, जो हीरे मोती जवाहरात आता दुनिया भर की चीजें होती थी, इन्हीं को कहा गया इनकी हम सबकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। बात समझ पा रहे ना? कहा गया इनकी रक्षा हम करेंगे। ठीक है। तो किसने कहा? इसमें तो हमने सीखा कि जो फैजाबाद की संधि में महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में आता है कि वो कौन सी ऐसी संधि थी जिसमें अवध के बेगमों की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली। आंसर आपका होगा सन 1775 फैजाबाद की संधि। कोई समस्या? यह सवाल आपका पेपर में बनता है। ये आबकारी की परीक्षा 2015 में उसमें हुआ जो पेपर कैंसिल हो गया है। ठीक है। अगला सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने बेगमों की जो सुरक्षा थी, बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा जो थी, इसकी जिम्मेदारी ली थी, उसी को वारेन हेस्टिंग्स ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। जॉन मिल्टन को ये आदेश दिया, कहा कि अब तुम कुछ नहीं, इनके संपत्ति की सुरक्षा नहीं करो, बल्कि इनके संपत्ति की वसूली करो। क्या करो? जैसे सोचो, हम आप सभी समझौते करते, समझौते में जैसे समझौता होता है, कहते हैं तुमको मान लो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए देंगे सालाना, है ना? जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक शासक था शाह आलम द्वितीय, नाम पढ़ेंगे? शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय अभी आप पढ़ेंगे बंगाली समय में, ये पहला ऐसा शासक होगा जो कहेगा, जो भैया जो क्या होगा, जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनेगा, इसे पेंशन देने की बात की जाएगी। सोच पा रहे बात को ये। लेकिन बाद में जब अकबर द्वितीय आएगा तो कहे तुमको हम पेंशन देने में नहीं कहा, तुमने बप्पा कहा था। समझ पा रहे? तो इस प्रकार से आप जानते हैं सन 1833 में ब्रिस्टल भेजा जाता है, राजा राम मोहन राय जाओ हमारी क्या कर लाओ, पेंशन बना लाओ, है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पर पहले कहा बेगमों की जो संपत्ति उसकी सुरक्षा हम करेंगे, अंग्रेजों ने कहा। लेकिन जब यहाँ बात आई तो वारेन हेस्टिंग ने कहा जॉन मिल्टन से, किससे? जॉन मिल्टन से,
कहा कि नहीं अब संपत्ति की सुरक्षा उच्छा नहीं, अब संपत्ति की वसूली करोगे। समझ पाए? तो इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने इस पर एक्शन लिया और वारेन हेस्टिंग्स के पर महाभियोग चलाया। समझ पा रहे हैं? तो आंसर आपको याद रखना होगा, कौन सा ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया। आंसर आपको होगा वारेन हेस्टिंग्स। सीधे सवाल आता है ऐसा, समझ पा रहे ना? वारेन हेस्टिंग्स ऐसा व्यक्ति था जिस पर महाभियोग चलाया गया। कोई समस्या? ये हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए? बस ये महत्वपूर्ण आपके सवाल रहे। आगे देखो, अब अवध का अगला नवाब बनता है वजीर अली। कोई मतलब का नहीं, ठीक है, ये वजीर वजीर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सादत अली खां, सादत अली खां की बस एक बात है, सर जान शोर से संधि की थी और सर जान शोर से संधि करके ये क्या बना था? नवाब बना था। एक पेपर में और आता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था, ठीक है, कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। समझ पा रहे हैं? यानी जो अखबार हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो उसका नाम याद रखेंगे, शोर अर्थात जान शोर। समझ पा रहे हैं? जैसे मीडिया प्रतिबंध लग जाएगा, शोर मच जाएगा ना, तो इतना समझ लेना इसको, समझ जाएंगे कि मीडिया अर्थात प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? सर जान शोर। अच्छा, इनको हम अरे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जान लेंगे। इससे सादत ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक। बस हमने इतना बताना है आपको कि इसी के समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जान शोर के समय लग जाएगा। बाकी कोई मतलब नहीं। गजाउद्दीन हैदर कोई मतलब नहीं, इनका भी कोई मतलब नहीं। मोहम्मद अली शाह का भी कोई मतलब नहीं। अमजद अली शाह का भी आपके किताब में कोई मतलब नहीं, आपके एग्जाम में। बस अंतिम वह जो है नवाब है अवध का। अवध का अंतिम नवाब आपसे पूछा जाए कौन, तो आंसर आपका होगा वाजिद अली शाह, ठीक। वाजिद अली शाह। इनकी मुख्य पत्नी का नाम है जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ अर्थात अवध का नेतृत्व किया था, उनका नाम क्या है आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये 1857 की जब क्रांति हुई थी उसका जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था, इन्हीं की पत्नी थी अर्थात वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अच्छा, और जो ये वाजिद अली शाह है ये हमेशा नाच गाने में मस्त रहते थे। समझ पा रहे ना? नाच गाने में मस्त रहते थे अर्थात हमेशा गुलाब की पंखुड़ियों के बीच में व्यस्त रहते थे। समझ पा रहे? और इस प्रकार से ये अपने साम्राज्य में कथक का विकास किया। किसका? कथक। वही कथक जो आज भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक। शास्त्रीय तो पूरे देश में कितने हैं? 6, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का है कथक। कौन सा? कथक। कथक अगर आपसे पूछा है कथक लोक नृत्य कहाँ का है, आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन कथक कली कहाँ का है, आंसर होगा आपका केरल। समझ पाएंगे ना? तो कथक का विकास किसने किया, आंसर आपका होगा वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन था? ये अवध का अंतिम नवाब था, ठीक। जरा सोचो, उस समय अंग्रेज हावी हो चुके हैं, तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया तुम शासन वासन नहीं कर पाते हो, है ना। उस समय का अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था आउट्रम। क्या नाम था? आउट्रम। आउट्रम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तैयार की और गवर्नर को दे दिया जाकर के। उस समय गवर्नर कौन था? उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये उस समय का गवर्नर था भारत का, ठीक है। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसके समय में ट्रेन चली, पहली बार ताड़ सेवा चली, है ना। ब्लैक ब्यूटी नामक पहली ट्रेन चली थी जो 35 किलोमीटर के लगभग चली, है कि नहीं। तो सब पढ़ेंगे अभी आगे। ये उससे वही व्यक्ति है, इसने, तो आंसर आपको याद रखना, आउट्रम की सरकारी एक रिपोर्ट के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि उस समय राज्य हड़प नीति चल रही थी और इस प्रकार से आप जानते हैं राज्य हड़प नीति के अंत का जो है शिकार होने वाला देश की पहली रियासत थी सतारा, जिसको 1848 में मिलाया गया था अंग्रेजी सरकार में। बात समझ पा रहे हैं ना? तो सवाल आता है कुशासन के आधार पर अंग्रेजी सरकार में विलित होने वाला क्षेत्र कौन था, आंसर होगा अवध। लग जाएगा। किस रिपोर्ट के आधार पर? आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा,
किसने विदित किया? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम? लॉर्ड डलहौजी। कोई समस्या? ये आपके कुछ सवाल हैं, लग जाएंगे। अवध से महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, है तो बहुत कुछ लेकिन आपके जरूरत का लग जाएगा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। पहला नवाब सादत खान। अवध का संस्थापक सादत खान, लग जाएगा। वह कौन सा ऐसा अवध का नवाब था जिसके समय में अंग्रेजों ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली थी? हाँ, कौन सा होगा? आसिफुद्दौला। किस संधि के तहत? फैजाबाद की संधि के तहत। फैजाबाद की संधि कब हुई? 1775। फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या। कौन सा नाम? अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत। समझ पा रहे ना? साकेत। साकेत नामक रचना किसने की? मैथिश्रगुप्त ने। उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और कैकेयी, इन दोनों लोगों की वियोग का वर्णन है। ठीक है, अक्सर लोग जान लेते हैं कौन उर्मिला का है, लेकिन आ जाता है पेपर में आया है कैकेयी का वियोग का वर्णन कहाँ है? आंसर होगा आपका साकेत। लग जाएगा। आप जानते हैं इसी में अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण बनता है ना? देख लो यही है साकेत नगरी, जा रही गगन स्वर्ग से मिलने। समझ पा रहे? यानी कहा गया है कि देख लो साकेत नगरी यही है जो स्वर्ग से मिलने गगन की ओर जा रही है, यानी आकाश की ओर जा रही है। क्या कोई नगरी जा सकती है? इम्पॉसिबल, अर्थात अतिशयोक्त अलंकार। समझ जाएंगे ना? ये सब आपको याद रखना है। कोई समस्या? आगे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।